नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ना। आज हम कक्षा 12 इतिहास में टॉपिक लेकर आए हैं शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध। शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध कैसा था, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे ना। इसके पहले हम शेरशाह के बारे में जान लें कि शेरशाह कौन था। दोस्तों, अगर हम शेरशाह की बात करें तो जो शेरशाह था यह एक अफगान था। क्या था दोस्तों? यह एक अफगान था। ठीक, इसके पिता का नाम जो था, पिता का नाम हसन खां था। हसन खां था जो सासाराम के जागीरदार थे। इसके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के क्या थे? जागीरदार थे दोस्तों। सासाराम, सहसाराम के जागीरदार थे। ठीक, इसके बचपन का नाम, अगर हम बचपन का नाम बात करें, इसके बचपन का नाम फरीद था। इसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद था। ठीक, और इसने क्या किया था? एक शेर मारने के कारण, एक शेर मारने के कारण बिहार के सूबेदार, कौन थे दोस्तों? बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, क्या नाम था उनका? बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि दी थी। हाँ दोस्तों, समझ में आया इतना आपको कि शेरशाह क्या था? एक अफगान था ना। पिता का नाम इसके क्या था? हसन खां था, जो सासाराम के क्या थे? जागीरदार थे। ठीक, इसके बचपन का नाम फरीद था। इसने एक शेर मार दिया था। ठीक है, अब एक ही तलवार की धार से एक शेर को मार दिया था, इसलिए बिहार के जो सूबेदार थे, कौन? बहार खां लोहानी। तो बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दे दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? चौसा युद्ध में, चौसा युद्ध में हुमायूं को पराजित करने पर, हुमायूं को पराजित करने के बाद, चौसा युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने क्या किया? शेर शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह की उपाधि धारण की थी। समझ में आया दोस्तों? ये चीज याद रखना। इसके बचपन का नाम फरीद था ना, शेर मारने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? शेर खां पड़ा। फिर चौसा युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया दोस्तों? शेर शाह की उपाधि धारण करके इसने भारत में, शेर शाह ने भारत में सूर्यवंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? सूर्यवंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको जरूर याद रखना है बेसिक तौर पर शेरशाह के बारे में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जिसके लिए शेरशाह प्रसिद्ध था, उसका शासन प्रबंध। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में। बिटा दे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध की अगर हम विशेषता देख ले, शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध की क्या विशेषताएं थी ना, इसको हम सबसे पहले जान लें कि जो शेरशाह सूरी था यह एक योग्य सैनिक था। क्या था? यह एक योग्य सैनिक था, कुशल, एक योग्य सैनिक था, सफल विजेता था और कुशल शासक था। हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत गुण थे ना, इसीलिए बाबर ने इसे चालाक अफगान कहा था। हुमायूं को इसने, और बाबर ने हुमायूं को पहले ही समझा दिया था कि भैया वो जो शेर शाह है उससे जरा आप सावधान रहिएगा ना, वह एक चालाक अफगान है। क्यों? क्योंकि वह जो शेर शाह था बाबर के समय में भी
चंदेरी युद्ध में बाबर के साथ लड़ा था ना, लेकिन परंतु जब घाघरा युद्ध होता है तो वह बाबर के विपरीत में लड़ता है ना। उसी के बाद से बाबर ने हुमायूं को समझाया था कि आप इससे हमेशा सावधान रहना, और अंत में आपने देखा कि चौसा युद्ध के बाद क्या होता है ना, चौसा युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर दिया और शेरशाह की उपाधि धारण करके सूर्यवंश की स्थापना कर गद्दी पे बैठ गया, है कि नहीं। तो यह एक योग्य सैनिक था, और योग्य सैनिक के साथ साथ एक सफल विजेता भी था, ठीक, और एक कुशल शासक भी था। इसके अंदर ये सारे गुण थे ना। इसकी जब यह शासन करने लगा तो इसकी दृढ़ केंद्रीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? इसकी दृढ़ केंद्रीय व्यवस्था थी। इसकी दृढ़ केंद्रीय व्यवस्था थी, ठीक है। और इसके शासन की समस्त शक्ति, इसके शासन की समस्त शक्ति इसमें नहीं थी, केंद्र में निहित थी, केंद्र में निहित थी। इसके शासन की समस्त शक्ति केंद्र में निहित थी। केंद्र में निहित थी मतलब सम्राट के हाथों में निहित थी दोस्तों, सम्राट के हाथों में। चलिए, सम्राट में क्या थी? निहित थी, केंद्रित थी दोस्तों, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। आगे है वह मतलब शेरशाह प्रजाहित में, यह प्रजाहित में ध्यान देता था। शेरशाह प्रजाहित में ध्यान देता था, प्रजा के दुख को अपना दुख और प्रजा के सुख को अपना सुख मानता था। प्रजाहित में ध्यान देता था, प्रजा के दुख को अपना दुख और प्रजा के सुख को अपना सुख मानता था। हाँ दोस्तों, याद रखना, वह प्रजा हित में ध्यान देता था और प्रजा के दुख को अपना दुख और प्रजा के सुख को अपना सुख समझता था, ठीक। उसके बाद वह धर्मनिरपेक्ष तथा धर्म सहिष्णु शासक था। कौन? ठीक दोस्तों, शेरशाह जो था धर्मनिरपेक्ष तथा धर्म सहिष्णु शासक था, और इसके शासन का आधार, इसके शासन का आधार कृषि का विकास था दोस्तों। इतना आपको जानना है इसके शासन या शासन प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में ना। यह एक योग्य सैनिक था, सफल विजेता था, कुशल शासक था, ठीक। और इसकी दृढ़ केंद्रीय व्यवस्था थी, जिसमें समस्त शक्ति, जिसके शासन की समस्त शक्ति केंद्र यानी सम्राट में केंद्रित थी। सम्राट में क्या थी दोस्तों? केंद्रित थी, ठीक। और प्रजाहित में ध्यान देता था। यह हमेशा किसमें ध्यान देता था दोस्तों? प्रजाहित में ध्यान देता था, और प्रजा के दुख को अपना दुख और प्रजा के सुख को अपना सुख समझता था, ठीक। यानी प्रजा के बारे में यह ज्यादा सोचता था। वह धर्मनिरपेक्ष था, मतलब ये नहीं कि वह एक मुस्लिम शासक है केवल मुस्लिमों को ही वरीयता देता था, बल्कि वह सभी धर्मों को आदर और सम्मान करता था, सभी धर्मों के लोगों का ना। वह धर्मनिरपेक्ष तथा धर्म सहिष्णु शासक था, और इसके शासन का आधार कृषि का विकास था, ठीक है दोस्तों। इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था, इसकी भू राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और इसकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसका जो नेतृत्व करता थे वो थे दोस्तों टोडरमल ना, जो बाद में अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, ठीक। तो चलिए इसकी अब हम केंद्रीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं कि शेरशाह की केंद्रीय व्यवस्था क्या थी। ये तो थी उसके शासन प्रशासन की विशेषताएं। अब केंद्रीय व्यवस्था देख लेते हैं। शेरशाह की केंद्रीय व्यवस्था, ठीक। शेरशाह की केंद्रीय व्यवस्था के बारे में दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे ना।
जिसमें देखिए आप केंद्रीय व्यवस्था में क्या था, जो शक्ति का केंद्र था शेरशाह के, शक्ति का केंद्र, शेरशाह के शासन में जो शक्ति का केंद्र था वो कौन था दोस्तों, स्वयं सुल्तान था। जो शक्ति का केंद्र था वह स्वयं सुल्तान था, और राज्य की जो सारी शक्ति थी, राज्य की सारी शक्ति सुल्तान में क्या थी, केंद्रित थी। राज्य की सारी शक्ति सुल्तान में केंद्रित थी ना। और इसलिए क्या किया था इसने, अपने राज्य अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए उसको 4 विभागों में बांट दिया था। मुख्य रूप से अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए इसने अपने प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए 4 भागों में बांट दिया था। हाँ दोस्तों ना, वो 4 भाग कौन कौन से थे इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला भाग है दोस्तों, पहला है दीवान ए, पहला विभाग कौन था, दीवान ए विजारत। ठीक, ये ध्यान रखना। उसका जो पहला विभाग था दीवान ए विजारत था, जो क्या था दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। यह क्या था, सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसका, इस विभाग का यानी दीवान ए विजारत विभाग का जो प्रमुख होता था उसे वजीर कहते हैं। इसका प्रमुख वजीर होता था दोस्तों। इसका कार्य क्या था, राज्य की आय व्यय की, इसका अगर हम कार्य की बात करें तो राज्य के आय और व्यय की देखभाल करना था ना। इसके अन्य कार्य क्या थे, अन्य अधिकारियों को नियंत्रित करना था, उनकी रक्षा करना था, उनको उनके कार्यों की निगरानी करना था। ये सारा कार्य किसका होता है दोस्तों, वजीर का होता था ना। ये पहला प्रमुख विभाग था किसके, शेरशाह के केंद्रीय शासन व्यवस्था की। पहला विभाग क्या था दोस्तों, दीवान ए विजारत ना, यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसका प्रमुख क्या कहलाता था, वजीर कहलाता था। इसका मुख्य कार्य था राज्य की आय व्यय की लेखा जोखा करना, राज्य के आय व्यय की देखभाल करना ना, कितनी इनकम हो रही, कितना घाटा हो रहा है, ये सारी चीजों की निगरानी करने का कार्य किसका था, इस वजीर का या इस विभाग का था, दीवाने विजारत। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा विभाग आता है दोस्तों दीवान ए आरिज। दूसरा विभाग आता है हमारा कौन सा, दीवान ए आरिज। जो दीवान ए आरिज था दोस्तों, यह एक सैन्य विभाग था। यह एक सैन्य विभाग था। दीवान ए आरिज जो था यह एक सैन्य विभाग था। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वह होता था आरिज ए ममालिक। इसका प्रमुख, इस विभाग का जो प्रमुख होता था, प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। इसका कार्य तो आप तो जानते होंगे दोस्तों, जो सेना प्रमुख होता है उसका कार्य क्या होता है, पहला कार्य सेना को संगठित करना, सेना को संगठित करना, सेना को वेतन देना, सेना की निगरानी करना ना, ये सारे कार्य, और वेतन देना, उनकी निगरानी करना, उनके रसद की व्यवस्था करना। रसद है, रसद मतलब जानते हो आप, भोजन, रसद की व्यवस्था करना। ये सारे कार्य किसके होते थे दोस्तों, दीवान ए आरिज के होते थे। केंद्रीय व्यवस्था, ये केंद्रीय विभाग है दोस्तों। जैसे पहला है दीवान ए विजारत, या क्या था, आय व्यय की देखरेख करना। दूसरा था दीवान ए आरिज, इसका कौन था, सैन्य विभाग था। और सैन्य विभाग जो होगा इसका प्रमुख क्या होता था, आरिज ए मुमालिक होता था ना। इसका कार्य क्या होता है, सेना संबंधी होगा ना। इसके बारे में हम आराम से ऐसे जान लेंगे
कि सेनापति का कार्य क्या क्या होता है, सेना का संचालन करना, सेना का को संगठित करना, सेना को वेतन देना, कितने घोड़े लाने हैं, कितने हाथी लाने हैं, ये सारे कार्य, कौन से हथियार लाने हैं, ये सारे कार्य किसके होते थे दोस्तों, आरिज ए ममालिक के होते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा विभाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया तीसरे विभाग के बारे में, दीवान ए रसालत। तीसरा विभाग था दीवान ए रसालत, ये हमारा तीसरा विभाग है, दीवान ए रसालत। ठीक है दोस्तों, ये दीवान ए रसालत क्या था, ये विदेश विभाग था। ना, दीवान ए रसालत जो था यह विदेश विभाग था। विदेश मतलब दूसरे राज्यों के साथ हमें कैसे संबंध स्थापित करने हैं ना, किससे झगड़ा करना है, मतलब किससे युद्ध करना है, किससे संधि करना है, किससे समझौता करना है, राजा के बाद यही विभाग जो होता था इसकी जिम्मेदारी, मतलब इस कार्य को संपन्न करता था। ठीक है, इसके प्रमुख को दीवान ए इसके प्रमुख को दीवान ए मुहतसबी कहते थे। इसके प्रमुख को क्या कहते थे, दीवान ए मुहतसिब कहा जाता था दोस्तों। और इसका कार्य क्या था, इस विभाग का, इस विभाग का मुख्य कार्य था विदेश मामलों से संबंधित विदेश मामलों से संबंधित मामलों की देखभाल करना। बहुत आराम से, बहुत सरल शब्दों में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध क्या था, तो ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध शक्ति का केंद्र कौन होता था, स्वयं सुल्तान होता था। राज्य की सारी शक्ति किसमें निहित होती थी, जब केंद्र ही सुल्तान है तो सुल्तान में ही निहित होगी ना। प्रशासन के चलाने के लिए उसने कितने भागों में बांटा था, उसको 4 भागों में बांटा था। पहला भाग कौन सा दोस्तों, दीवान विजारत था ना, यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, इसका प्रमुख वजीर होता था, इसका कार्य राज्य की आय व्यय की देख रेख करना होता था। दूसरा विभाग था दीवान आरिज होता था दोस्तों, यह एक सैन्य विभाग था, इसका प्रमुख आरिज मुमालिक होता था ना, इसका कार्य क्या था, सेना को, हाँ सैन्य विभाग था, इसका कार्य सेना को संगठित करना, सेना को वेतन देना, सेना को रसद की व्यवस्था करना और सेना की निगरानी करना, सेना का संचालन करना, कहाँ पे कितनी सेनाएं जाएंगी, ये सारी चीजों की देखरेख किसके जिम्मे थी, आरिज ममालिक की होती थी। उसके बाद दीवान रसालत पढ़ते हैं। दीवान रसालत में क्या था, यह एक विदेश विभाग है, तो जब विदेश मंत्री है, विदेश विभाग है, विदेश मंत्रालय है, तो विदेश से ही संबंधित इसके सारे कार्य होंगे ना। इसके प्रमुख को दीवान मुहतसिब कहा जाता था और इसका कार्य विदेशी मामलों से संबंधित मामलों की क्या करना था, देख रेख करना होता था। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा देखेंगे, तो ऊपर मिटाना पड़ेगा हमें, ऊपर मिटा देते हैं, आप देख लीजिएगा चौथा विभाग कौन सा है हमारा। दोस्तों चौथा विभाग अगर हम बात करें, चौथा था दीवान ए इंसा। हमारा जो चौथा विभाग था दीवान ए इंसा था दोस्तों। दीवान ए इंसा जो होता था यह एक शाही सचिवालय था। क्या था, यह एक शाही सचिवालय था। ठीक, यह एक शाही सचिवालय था। इसका प्रशासनिक अधिकारी इसका प्रशासनिक जो अधिकारी होता था दोस्तों, दबीर ए मुमालिक होता था। इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था दबीर ए मुमालिक होता था। इसका कार्य अगर हम आपको बताएं, इसका कार्य जो था शाही फरमानों की, फरमान किसे कहते हैं दोस्तों, मुगल बादशाहों द्वारा दिए गए आदेश ना,
तो वहां पे मुगल बादशाह नहीं था, सूर्यवंश का शासक था। इसके द्वारा जो आदेश दिया जाता था, यानी इसका कार्य था शाही फरमानों को लिपिबद्ध करना। मतलब शाही फरमानों को लिखने का कार्य किसका होता था? दीवान ए इंसा का होता था दोस्तों। तो ये चार विभाग मुख्य थे, ये तो आपको आना ही आना है। दीवान ए विजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए रसालत और दीवान ए इंसा। ये चार विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इन चारों विभागों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते रहिए। इसके अलावा दो और विभाग थे, जैसे था दोस्तों दीवान ए दीवान ए कजा। पांचवा अगर विभाग देखें तो ये था दीवान ए कजा ना। कजा, कजा मतलब काजी ना, काजी मतलब न्याय करना ना। दोस्तों दीवान ए कजा जो न्याय विभाग था, कौन सा विभाग था? न्याय विभाग था। इसका जो प्रमुख होता था वह क्या होता था? काजी होता था। और इसका जो कार्य होगा दोस्तों, कार्य क्या होगा? न्याय करना। न्याय विभाग है तो इसका कार्य क्या होगा दोस्तों? न्याय करना। न्याय करना धार्मिक मामले का ना, और राजनीतिक मामलों के विषय में न्याय करना इसका कार्य होता था। दीवाने कजा का कार्य होता था। लास्ट है दीवाने वरीद। छठे की बात करें तो दीवान ए वरीद। ठीक है दोस्तों, हमारा जो छठा विभाग था दीवान ए वरीद। दीवान ए वरीद जो था दोस्तों गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग ना। अब गुप्तचर विभाग का कार्य क्या होता है आप जानते हो? गुप्त सूचनाएं किसी भी माध्यम से राजा तक पहुंचाना, ये कार्य किसका होता था? दीवान वरीद का। तो ये आपको याद रखना है। दीवान विजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालत, दीवान इंसा, दीवान काजा। ये तो आप दीवान इंसा ये चार मुख्य है। उसके अलावा दीवान एक काजा जो होता था न्याय विभाग से संबंधित होता था। काजी का कार्य क्या था? न्याय करना होता था ना। न्याय समाज धार्मिक राजनीतिक मामलों में न्याय करने की जिम्मेदारी इनकी थी। उसके बाद दीवान वरीद था जो गुप्तचर विभाग था, जिसका कार्य था कि राजा राजा को गुप्त सूचनाएं क्या करना? पहुंचाना होता था। इसके बाद इसके प्रांतीय और सरकार प्रांतीय विभाग, प्रांतीय प्रशासन क्या था, इसके बारे में हम बहुत जल्दी और शार्ट में अध्ययन करते हैं दोस्तों। मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, अब प्रांतीय देख लीजिए। प्रांतीय प्रशासन ये तो हमने पढ़ा था केंद्रीय प्रशासन, अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। ठीक, प्रांतीय प्रशासन। देखिए दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन का अभाव था। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि जो शेरशाह सूरी का शासन काल था उसमें केंद्र के बाद प्रांतें नहीं होती थी, यानी प्रांतीय प्रशासन का क्या था? अभाव था। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान थे जिनका मानना था कि नहीं, प्रांतीय प्रशासन था। ठीक है, और जो प्रांतीय प्रशासन था उसे सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? सूबा कहा जाता था। बस प्रांत के बारे में हमें यही जानना है। कुछ विद्वानों का मानना था, कुछ विद्वानों का मानना था कि प्रांतीय प्रशासन क्या था? नहीं था। परंतु कुछ विद्वानों का मानना था कि प्रांतीय प्रशासन क्या था दोस्तों? था। जो प्रांतीय प्रशासन था उसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उसे सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सूबा कहा जाता था। बाकी इसके बारे में कोई जानकारी पूर्ण रूप से नहीं प्रदान होती है। उसके बाद आता है दोस्तों सरकार। पहले केंद्र हमने पढ़ा ना, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद क्या आता है? सरकार आता है। प्रांत के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे? सरकार। सरकार मतलब होता था दोस्तों जिला। सरकार का मतलब क्या होता है? जिला होता है। ठीक है, जो जिला था। ठीक, शेरशाह ने क्या किया था? जैसे प्रांतीय व्यवस्था का अभाव था तो प्रशासन की सुविधा से, इसकी प्रशासन की सुविधा अनुसार अपने पूरे साम्राज्य को छह सरकारों में विभक्त किया था।
ना। इसने प्रशासन की सुविधा के आधार पर अपने पूरे शासन प्रशासन को कितने भागों कितने सरकारों में बांट दिया था, 66 सरकारों में क्या किया था दोस्तों, विभक्त किया था, जिसमें 19 सरकार अकेले, जिसमें 19 सरकार अकेले बंगाल में थी। कहां पे थी? बंगाल में थी। ठीक है दोस्तों। और इसके जो सरकार का जो प्रधान होता था, इसके प्रधान को सिकदार कहा जाता था। इसके प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों? सिकदार कहा जाता था। तो शासन के सरकार के बारे में इतना आपको जानना है। अगर हम बात करें इसके बाद कौन सा आता है, सरकार के बाद आता था आपका परगना। कौन सा आता था? परगना कहा जाता था। सरकार के बाद आता था परगना, और परगने को सिक भी कहा जाता था। क्या? सिक भी परगने को कहा जाता था, ये आपको जानना है। अब क्या किया था इसने? प्रत्येक सरकार को परगने में विभक्त किया था। इसने क्या किया था? प्रत्येक सरकार को परगने में बांट दिया था। ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी थे, परगने के प्रमुख अधिकारी, हाँ, परगने के प्रमुख अधिकारी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके परगने के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? पहले तो थे सिकदार। परगने का एक अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था, जिसका कार्य था शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। हाँ दोस्तों, सिकदार होता था जिसका कार्य था शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। उसके बाद होता था परगने में मुंसिफ। कौन सा होता था? मुंसिफ, जिसका कार्य था न्याय करना। मुंसिफ होता था जिसका मुख्य कार्य था न्याय करना। उसके बाद होता था दोस्तों फौजदार। कौन होता था? फौजदार, जो खजांची का कार्य करता था। कौन सा? खजांची। खजांची का कार्य करता था। उसके बाद होते थे कारकूत, कानकूत। कानकूत जो होता था, यह क्या होता था दोस्तों? लेखाकार होता था। ठीक, ये थी परगना। परगना के बाद आता है दोस्तों एक और, क्या आई है आपका? गांव। परगना के बाद क्या आता है? गांव आता था, जो शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? ग्राम थी ना। ग्राम मतलब परगना पर शासन करने के लिए उसको सुविधा की दृष्टि से कई गांवों में विभक्त किया गया था। गांव का जो प्रमुख होता था, वह होता था दोस्तों मुकद्दम। कौन होता था? मुकद्दम जो होता था, यह गांव का प्रमुख होता था। तो ये था दोस्तों शेरशाह। हमने बहुत शार्ट में और बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। शेरशाह का शासन प्रबंध अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी हम केवल पढ़े हैं कि शेरशाह के केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन, सरकार, परगना और गांव के बारे में अध्ययन किया। अभी हमें पढ़ना है शेरशाह के क्या कहते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था और शेरशाह द्वारा किया गया सैन्य सुधार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।